नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी जंग यानी टैरिफ वॉर अब शांत होती दिख रही है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध पर सीज फायर लग गया है। अब दोनों देशों ने कितना टैक्स घटाया, बाजार पर क्या असर होगा, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन की। इन्होंने ट्रंप के टैरिफ और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी वार्निंग दी है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और अंतिम में बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की। ट्राई ने सरकार से स्पेक्ट्रम कीमतों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की। अब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली कंपनियों पर कितना अतिरिक्त शुल्क यानी जो चार्जेस लगाया जा सकता है, विस्तार से समझने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी जंग अब शांत होती दिख रही है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध पर सीज फायर लग गया है। 90 दिनों के लिए दोनों देश एक दूसरे से आयात किए जाने वाले सामान पर टैरिफ घटाने को सहमत हो गए। चीन अमेरिका से आयात किए जाने वाले सामान पर 90 दिन के लिए 125% की बजाय सिर्फ 10% टैरिफ लेगा, जबकि अमेरिका भी चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर 90 दिन तक 145% के बजाय सिर्फ 30% टैक्स लेगा। इस खबर के बाद दुनिया भर में खुशी की लहर देखी गई। हांगकांग के शेयर बाजार इंडेक्स में 3% का उछाल देखा गया, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी का रुख रहा। डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है और सरकारी बॉन्ड्स में बिकवाली हुई। सर, अमेरिका चीन टैरिफ क्यों झुके? क्या मंदी का खतरा था या घर के अंदर जो राजनीतिक दबाव था वो बड़ा फैक्टर था? नहीं, देखिए, इस बात को लेके जब बार बार इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जानकार हैं, आर्थिक जानकार हैं और अमेरिका के अंदर से भी, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया टैरिफ को लेके, तो अमेरिका एक बड़े संकट में घिर सकता है। संकट इस बात का था कि क्या अमेरिकी इकोनॉमी एक बड़े रिसेशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। एक बड़े अर्थशास्त्री रे डालियो, जिन्होंने 2008 की आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की थी, उसको बताया था। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर टैरिफ को लेके जो पॉलिसीज़ हैं उनको ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो मंदी से भी ज़्यादा बुरे हालात अमेरिका में पैदा हो सकते हैं, और जब उसके इफ़ेक्ट दिखाई देंगे तो वो पूरी दुनिया में दिखाई देंगे। पूरी दुनिया इसके असर से अछूती नहीं रह पाएगी जी। और इसके बाद अमेरिका के सामने ये साफ़ हो गया, ट्रंप के सामने ये साफ़ हो गया कि उनको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, उनको अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। महंगाई का डर, डिमांड घटने का डर, ऐसे कई बड़ी दिक्कतें थी जो सामने आती हुई साफ तौर पर नज़र आ रही थी जी। और इसी वजह से शायद जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने और बाकी जो दूसरे आर्थिक सलाहकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने इस बात की उनको सलाह दी होगी कि आपको चीन के साथ एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा जी। क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 महीने पहले तक अमेरिका ये कह रहा था कि हमारी तरफ से सारी चीज़ें हो चुकी हैं, गेंद चीन के पाले में है, चीन को देखे कि क्या करना है, हम इस मामले में कोई कदम उठाना नहीं चाहते जी। और अब जब बातचीत हुई आज जिनेवा में, और जिनेवा में दोनों देशों के बीच के प्रतिनिधियों के बीच में बात हुई, तो एक बड़ा जो मसला फंसा हुआ था वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका 30% टैरिफ लेगा, 145% से 115% की कटौती, और 30% का टैरिफ लेगा चीनी प्रोडक्ट्स पे, और चीन 115% की कटौती करके, जो चीन ने 125% का हाई टैरिफ लगाया था, वहाँ 115% की कटौती होगी तो वो रह जाएगा 10% जी। तो इतने 30% और 10% के रेसिप्रोकल टैरिफ पर अब दोनों देश आपस में ट्रेड करेंगे। कितने दिनों के लिए? अगले 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए बात यानी ठंडी पड़ गई है। इन बिटवीन जो दोनों देशों के बीच में समझौता या एक ट्रेड को लेके एग्रीमेंट या प्रोडक्ट वाइज जो सेटलमेंट है वो नज़र आ सकता है। ये खबर इस लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए जो एक टैरिफ की अनिश्चितता बनी हुई थी दुनिया भर के बाजारों के लिए, बॉन्ड मार्केट्स के लिए, उन सब के लिए, और राजनीतिक तौर पर भी हर देश एक
उस चीज जी, से सुलझने जी। की कोशिश कर रहा था, और सबसे बड़ा जो कांटा था वो चीन और अमेरिका के बीच में फंसा हुआ था। अब वहां हालात सुधरेंगे तो पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को कम से कम मंदी से बचाने में एक बड़ी मदद मिल सकती है। विशाल प्रवीण सर, ये तो कुछ पॉइंट्स आपने बताया कि अमेरिका की तरफ से। नाउ आई विल कम टू चाइना। चाइना को क्या दिक्कतें आ रही थी सर, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी थी, करोड़ों नौकरियां जाने का डर सता रहा था। उसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें थी, स्टिमुलस पैकेजेस देना हो या पेंशन देना हो, तमाम तरह की दिक्कतें थी। चाइना भी, हालांकि सर वो चाह रहा था कि जल्दी ट्रेड डील हो जाए, लेकिन बीच बीच में ये भी सुर जो है अपना बदलते हुए दिख रहे थे, कह रहे थे कि भाई धमकी भरा अगर लहजा रहेगा तो भाई ट्रेड डील कुछ नहीं होगी। लेकिन देखिए अब ये भी पटरी पर आते हुए दिखे। नहीं, एक तरह से चीन अपनी बात को मनवाने में कामयाब रहा है। शुरुआत में ये लग रहा था कि अमेरिका किसी कीमत पर चीन को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है इस पूरे ट्रेड के मसले पर। लेकिन बाद में जैसे जैसे अमेरिका को समझ में आया कि अंततः उसकी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है। देखिए, जो बात हम मनी सेंट्रल में लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अमेरिका चीन के जिस स्केल पे चीन प्रोडक्शन कर रहा है सामानों का, उसको अपने यहाँ भरपाई करने में समर्थ अभी नहीं है। अमेरिका के यहाँ फैक्ट्रीज, अमेरिका के यहाँ प्लांट्स उस पैमाने पे नहीं है जहाँ पे कि वो 145% या बीच में बात आई कि 245% का टैरिफ लगेगा। उस टैरिफ के बीच में अगर चीन के सामान आते हैं उस टैरिफ के साथ, तो क्या अमेरिकी जनता उनको खरीद पाने में सफल होगी? क्या अमेरिका वायबल रहेगा चीन के उन प्रोडक्ट्स के लिए कि जहां पे वो कारोबार करके मुनाफा ले सकें? जी। तो वो चीज अमेरिका को अब लगता है समझ में आई है, और इसीलिए अमेरिका ने भी अपने 2 कदम, और बहुत तेजी से ये डील हुई है। आप समझिए, अभी हाल में अमेरिका की यूके के साथ हुई थी डील जी। और किसी को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी अमेरिका और चीन आपस में एक बड़ी ट्रेड डील कर लेंगे। तो चीन को कहीं हद तक ये चीज समझ में आ गई थी कि अंततः अमेरिका को मैदान में आना पड़ेगा, नेगोशिएशन की टेबल पर बैठना पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। अमेरिका बैठा। जाहिर तौर पर चीन 10% टैरिफ ले रहा है, अमेरिका 30% टैरिफ ले रहा है, और दोनों के लिए एक तरह से कहें तो विन विन की सिचुएशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों देश जो है वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, और इसका असर बाकी के देशों के साथ जब ट्रेड डील होंगी, जिसमें भारत भी शामिल है, सबके लिए इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अमेरिका अब, आपको कहूं मैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता हुआ दिख रहा है। और भारत की भी जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही, हो सकता है अगले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में भी कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई टैरिफ को लेके दिखाई दे। तो सर, अब क्रोनोलॉजी अगर हम लोग समझे तो पहले यूके, उसके बाद चीन, अब उसके बाद अब लगता है कि भारत के साथ ट्रेड डील जो है। चीन के साथ देखो कोई ट्रेड डील नहीं हुई, ओके, लेकिन एक टैरिफ को लेके एक पॉज हो गया है। और मीनवाइल जो 90 दिन का पॉज है, उसमें कैसे डील होगी, उसमें मतलब ट्रेड कैसे होगा? तो अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे चीन लेगा 10% का टैरिफ, और चीन के प्रोडक्ट्स पे अमेरिका लेगा 30% का रेसिप्रोकल टैरिफ। जी। तो एक तरह से आसान होगा। अमेरिका में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से अभी हाल में जो अमेरिका में जो FOMC की बैठक हुई, फेड रिजर्व की बैठक हुई, उसमें ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई। जी। राष्ट्रपति ट्रंप की ये कोशिश थी कि इस बार ब्याज दरों में एक कटौती हो, और वो चीज, उस चीज के भी इंडिकेशन पहले ही दिखाई दे गए थे कि जेरोम पॉवेल किसी तरह का कट करने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरे आर्थिक माहौल को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि टैरिफ के जो बढ़ोतरी वाला है मामला, इसका असर अमेरिकी इकोनॉमी पे किस तरह का होगा। सर, आंकड़े भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे रेट कट को लेकर। इकोनॉमी में जो 0.3% का जो श्रिंक आया था, वो भी एक बड़ा फैक्टर था रेट कट नहीं करना। अब जनवरी से मार्च वाली तिमाही में 0.3% जब श्रिंक हुई इकोनॉमी, तो वो तो साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि इसके आगे आने वाले हालात तो और खराब होंगे जब से आपके टैरिफ के नॉर्म्स जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे जी। तो उसके बाद तो आप समझिए कि जो अमेरिका के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी, इकोनॉमी के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो ये एक हशश स्टेप है, एक बहुत तेजी में, हड़बड़ी में उठाया गया कदम है, ताकि इकोनॉमी को महंगाई से और ऊंचे जो मुश्किलें जो बढ़ने वाली हैं या जो रिसेशन का खतरा पैदा हो रहा है
उससे बचाया जा सके। अब सर फटाफट रिएक्शन आपसे ले लेते हैं गोल्ड पर और क्रूड ऑयल पर। देखिए गोल्ड पर आज तगड़ी मार पड़ी है, सोना जानते हैं जबरदस्त सस्ता हो गया है सर। एमसीएक्स पर जो भाव है अब 94,000 रुपए के नीचे फिसलता हुआ दिखा है। और वी आर कमिंग टू क्रूड सर, क्रूड भी $65 प्रति बैरल के पार जाता हुआ दिख रहा है। इन दोनों का क्या संबंध है सर, उसका भी बताइए फैक्टर, और इससे क्या असर पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पर और खासकर भारत पर, ये भी समझाइए। नहीं देखिए, गोल्ड जो इस साल की शुरुआत से जो तेज रफ्तार बढ़ रहा से चल रहा था, 24-25% रिटर्न गोल्ड ने इसी साल रिटर्न दे दिया। तो उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि दुनिया भर में अनिश्चितता फैली हुई थी। सारे इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि अगर इस पूरे माहौल में कहीं रिटर्न मिल सकता है, कहीं कुछ अच्छा रिटर्न आ सकता है, तो वो गोल्ड है, सेफ असेट है और बाजारों के मुकाबले, बॉन्ड्स के मुकाबले सब जगह से बचाने वाली एक असेट है गोल्ड। और इसलिए गोल्ड लगातार भागा और 1 लाख रुपए को पार कर गया भारतीय बाजार की अगर हम बात करें जी। लेकिन अब जब ये ट्रेड डील हुई तो अनिश्चितता कम होने की सीधी सीधी आप चीज समझ लीजिए कि इंडिकेशन है पूरी दुनिया में। और जब अनिश्चितता खत्म होगी ट्रेड को लेके तो मार्केट्स भागेंगे, और मार्केट्स भागेंगे तो गोल्ड में गिरावट आनी तय थी, जो एकदम अचानक हीटअप हुए थे गोल्ड के दाम जी। दूसरी तरफ जब ट्रेड बहाल होगा, दुनिया भर में कार्गो शिप आएंगे जाएंगे, ट्रेड चलेगा, तो क्रूड की डिमांड भी बढ़ेगी। और इसी वजह से आज हमने क्रूड को चढ़ते हुए देखा है, जबकि गोल्ड को गिरावट हुई है। और मार्केट्स तो चाहे भारत के मार्केट की अगर हम बात करें तो जी, अब रुक जाइए सर, भारतीय शेयर बाजार पर अभी आएंगे क्योंकि मैंने इस पॉइंट को बचा कर रखा था। आज तो जबरदस्त तेजी है सर, मतलब भारत पाक सीज फायर के बाद तो देखिए 2,975 अंक चढ़ गया सेंसेक्स। मतलब साल की अगर मैं कहूं सर, पिछले अगर 4 साल की सबसे बड़ी तेजी है। 82,403 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी देखिए 4% चढ़ा हुआ है। सर क्यों आई इतनी तूफानी तेजी, इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं तो वो भी अगर आप समझा दें। नहीं बिल्कुल, 3 बड़े फैक्टर जिनको हमको देखना चाहिए, वो जिनकी वजह से मार्केट्स में आज तेजी आई सर। पहला फैक्टर है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का होना, जिसका ऐलान 2 दिन पहले किया गया शनिवार को शाम को। दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में बात हुई 3-3:30 बजे, और उसके बाद में उसके आसपास डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, और उसके बाद में फिर भारत ने भी पुष्टि की, पाकिस्तान की तरफ से भी, उन वहाँ के रक्षा मंत्री की तरफ से पुष्टि की गई कि हम सीज फायर कर रहे हैं। इसके बाद तमाम दोनों देशों के बयान आए, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी। जिस तरह से एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा था ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पहलगाम की जो एक घटना थी, बुरी घटना थी, जिसमें आम लोगों को जानबूझ के टारगेट किया गया, मारा गया, और उसके बाद जब भारत ने अपना बदला लिया तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने एक तरह से पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान के एयर बेसिस की कमर पूरी तरह से तोड़ दी जी। और उस लड़ाई के एस्केलेट होने का खतरा जाहिर तौर पर एक बड़ा खतरा था, जिसकी वजह से मार्केट्स में हमने फ्राइडे को भी गिरावट देखी थी। और जब वो सीज फायर का ऐलान हुआ, दोनों पक्ष उसका पालन करते हुए दिखाई दिए, तो आज जब मार्केट्स खुले शनिवार के बाद, तो एक जबरदस्त तेजी बाजार में दिखाई दी भारत पाक के बीच में टेंशन कम होने की वजह से। दूसरा बड़ा फैक्टर है चीन और अमेरिका की डील का, जो कि आज खबर आई कि दोनों देश तैयार हो गए हैं, और जिसको हमने डिस्कस किया कि 115% के टैरिफ दोनों देशों ने एक दूसरे से रेसिप्रोकल टैरिफ घटा लिए। अमेरिका अब चीन से आने वाले सामानों पे 30% का टैरिफ लेगा रेसिप्रोकल, और चीन अमेरिका से आने वाले सामानों पर 10% का टैरिफ लेगा। तो ये एक बड़ी खबर। देखिए, हमने कई बार इस बात का जिक्र किया था अपने मनी सेंट्रल और अलग अलग कार्यक्रमों में जी, कि भारत के बाजार के लिए इस वक्त बड़ी चिंता भारत और पाक की टेंशन नहीं है, ज्यादा बड़ी टेंशन थी ट्रेड की। जी जी, तो वो भी सुलझता हुआ दिखा सर। और सबसे बड़ा जो कांटा फंसा हुआ था वो अमेरिका और चीन का फंसा हुआ था। बाकी लोग, बाकी देशों पर तो 10% का बेस टैरिफ लगा दिया था, बिल्कुल, और चीन और अमेरिका सामने सामने लड़ रहे थे। अब वो दोनों अब जिनेवा में शामिल, मतलब समझौता करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह की मैं कहूंगा कि मैच्योरिटी का परिचय दिया है, या जिस तरह की इमरजेंसी संभवतः अमेरिका के सामने थी कि इस मौके पर अगर त्वरित कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया चीन के साथ, तो फिर महंगाई बढ़ने से लेके और अमेरिकी इकोनॉमी के रिसेशन में जाने तक के खतरे पैदा हो सकते हैं। और ये वजह रही कि दोनों देश बैठे जब जिनेवा में, तो एक बड़ा नतीजा निकलकर सामने आया, जहां पे कि टैरिफ को लेके दोनों देशों ने अपने अपने कदम पीछे खींचे, और इसका फायदा पूरी दुनिया को होना तय है। और व्हाट अबाउट रूस यूक्रेन वॉर?
और तीसरा फैक्टर जो मार्केट को लेकर आज, जिसको लेकर मार्केट में आज तेजी का माहौल बना हुआ है, वो ये है कि क्या अगले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच में एक सीज फायर हो सकता है, एक युद्ध विराम हो सकता है, दोनों देश क्या आपस में कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसको लेके जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो तुर्की में है, और रशियन जो प्रेसिडेंट है वो भी टर्की में है। दोनों देशों के बीच 1-on-1 मुलाकात होने की उम्मीद है। एंड व्हाट अबाउट सर मॉनसून फैक्टर? देखिए, मॉनसून को लेके एक अच्छी खबर है, 27 तक केरल में आने की उम्मीद है। बिल्कुल। इसी शनिवार को आईएमडी का अनुमान आया कि मॉनसून जो है वो 4 दिन पहले भारत में एंट्री कर रहा है, दस्तक दे रहा है। केरल में मॉनसून हर साल 31 आपका मई को आने की डेट है, ठीक है, लेकिन इस बार 27 मई को ही केरल में मॉनसून टकरा रहा है केरल के तट से। और 4 दिन पहले अगर मॉनसून आ रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रोग्रेस पूरे देश में इसी हिसाब से तेजी से आगे बढ़ेगी। मॉनसून का अच्छा होना इस देश के लिए और हमारे सबके लिए रबी फसल बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे रबी की खरीफ की फसलें हों जिनकी बुआई अब शुरू होगी, और चाहे फिर सर्दियों की जो रबी की फसलें हैं जिनके लिए जमीन में मॉइस्चर का पूरा इंतजाम। यही जो मॉनसून की बारिश होती है आपकी 1 जून से लेके और 30 सितंबर तक के जो 2-3 महीने का वक्त होता है, इस दौरान जो बारिश होती है वही आपकी सर्दियों के सीजन की बुआई के लिए भी सबसे बड़ा मददगार साबित होती है जी। तो इस बार जो एक अच्छी बारिश का अनुमान स्काईमेट का भी आया, फिर आईएमडी का भी आया कि 105% सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। तो ये तीसरा एक चौथा बड़ा फैक्टर है जिसकी जो कंबाइंड होकर अगर हम देखें तो आज मार्केट में ऐसा उछाल दिखाई दिया है जो पिछले 4 साल में एक लेटेस्ट अपडेट ये है प्रवीण सर कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस अपडेट को? क्या बातें सामने निकल कर आ सकती हैं? ये देखिए, जो 2 दिन में पिछले में घटनाक्रम हुआ है, शनिवार को जब भारत ने सीज फायर किया उसके बाद से न तो आप समझिए कि भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया, ना एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से आया, ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान कोई इस मामले में आया। हालांकि जो ब्रह्मोस की एक फैसिलिटी है लखनऊ में, उसके उद्घाटन में राजनाथ सिंह जरूर बोले और उन्होंने ब्रह्मोस को लेके कई बातें की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेके और बाकी किस तरह के जो ऑपरेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए गए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल करने को लेके, वो कोई बयान अभी तक नहीं आया था। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर जिस दिन हुआ शनिवार को, उसी रात में देश को संबोधित किया था। तो मुझे ये लगता है कि आज जब भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे 8 बजे, तो उन तमाम चीज़ों का जिक्र होगा कि इस ऑपरेशन में भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान को किस तरह से एक झटके में घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। उस पूरी चीज़ों का जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री। संभवतः ये भी बताएंगे कि पहलगाम के हमले में जो जिस तरह के निर्दोष लोगों की जानें गई, उसका बदला भारत ने किस तरह से लिया, पूरी दुनिया में भारत की साख किस तरह से मजबूत होके आई है, इन सब चीजों का प्रधानमंत्री जिक्र कर सकते हैं आज के अपने संबोधन में। चलिए प्रवीण सर, लेकिन एक और फैक्टर मुझे याद आ रहा है सर जो आपसे छूट गया निफ्टी के 4% बढ़त के बाद कि एफआईआई की जो भारी भरकम जो बाइंग थी सर, आज वाला भी आंकड़ा अगर ऐड करेंगे प्रवीण सर तो और आंकड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर विगत इस महीने की बात की जाए तो 14,000 करोड़ की खरीदारी एफआईआई की द्वारा जो है की गई है, और लगातार से ऐसा हम लोग मंथ बाई मंथ बता भी रहे हैं सर कि लगातार वो बुलिश नजर आते हुए भी दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन की। इन्होंने ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की जमकर आलोचना की। अब क्या क्या बातें कही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर क्या चिंताएं उनको दिख रही है, प्रवीण सर इसको समझाइएगा। इसके साथ ही सर चीन अमेरिका की डील से पहले वर्ल्ड बैंक ने भारत को नसीहत दी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष जो हैं अजय बंगा ने कहा कि इस समय भारत के पास अपनी समस्या को देखने और उन्हें बदलने के तरीकों के बारे में सोचने का एक सुनहरा मौका है। अगर भारत तो इसका फायदा उठाना चाहता है तो भारत के पास सिर्फ 5 साल बचे हैं। सर ये पूरा मामला क्या है, इसको समझाइए। नहीं देखिए, आपने जो जेमी डिमॉन की बात की, जेपी मॉर्गन के सीईओ, तो उनका ये कहना है कि जो टैरिफ की जिस तरह की पूरी एक पॉलिसीज लागू की गई उसका अमेरिका को फायदा हो सकता है।
क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले लंबे वक्त से अमेरिकन इकोनॉमी में कई तरीके की समस्याएं थीं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सुधार करने का, उनको दुरुस्त करने का एक कदम उठाया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, एक वार्निंग बड़ी उन्होंने दी है कि अगर ज़्यादा गंभीर कदम उठाए गए या पाबंदियां लगाई गई देशों पे तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो टैरिफ लगाए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उसका अमेरिकी इकोनॉमी को फ़ायदा मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है जी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि लचीलापन जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया, देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं वो और ट्रेड डील्स करने की कोशिशें की जा रही हैं, इस सब का फ़ायदा अमेरिकी इकोनॉमी को होने की उम्मीद है और ये काम किए जाने चाहिए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि इमिग्रेशन रिफॉर्म होना चाहिए, ट्रेड को लेके बाकी रिफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसी तमाम तरह की बातें कही हैं, लेकिन मुख्य बात अगर हम देखें डिमोन की, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर ज़्यादा पाबंदियां सख्त की गई तो इसका नुकसान अमेरिकी इकोनॉमी को और बाकी स्लो डाउन आने की उस तरह से संभावना पैदा। प्रवीण सर, ये तो वही बात हुई ना कि जिस तरह से जो टैरिफ का ऐलान किया गया था उस समय भी तमाम इकोनॉमिस्ट कहते हुए दिख रहे थे कि जितनी फायदे की उम्मीद कर रहे हैं ट्रंप साहब टैरिफ लगाने के बाद, उससे ज़्यादा इनको नुकसान होगा। अब देखिए जिस तरह से ईज ऑफ की बात चल रही है तो उसी तरह की बात जो है पलटती हुई नजर आ रही है कि अब जितना ये आरामदायक करते जाएंगे टैरिफ को लेकर, पॉलिसी को लेकर अपने, उतना ही अमेरिकी इकोनॉमी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। आई एम राइट सर? बिल्कुल, यही पूरा लब्बो लुआब अगर हम देखें तो इस पूरी कहानी का लब्बो लुआब यही है कि अमेरिका ने एक बार टैरिफ ऊंचे लगाए, पूरी दुनिया को गफलत में रखा कि बड़ी परेशानी पैदा होने वाली है। सब तमाम देशों का अमेरिका के पास बातचीत के लिए या ट्रेड डील के लिए कोशिशें की गई और अब एक एक करके देशों के साथ ट्रेड डील होती हुई दिखाई दे रही, चाहे यूके हो या आज जब चीन के साथ हुआ या आगे चल के हो सकता है भारत के साथ एक ट्रेड डील हो। तो उसमें अगर हम जेपी मॉर्गन के जेमी डिमोन की बात करें तो उनका मानना यह है कि इस सब जो चर्निंग जो पूरी हुई है ट्रेड पॉलिसीज को लेके, इसमें अगर लचीलेपन का इस्तेमाल किया गया, जो कि दिखाई दे रहा है अब कम से कम जब हमने चीन के साथ एक समझौता 90 दिन के लिए एक पॉज होते हुए देखा है, तो इस लचीलेपन का फायदा आखिरकार फिर अमेरिकी इकोनॉमी को हो सकता है। एंड वर्ल्ड बैंक के जो बंगा साहब हैं वो क्या कह रहे हैं सर, वो भी बताइए। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा साहब का कहना है कि अगर ट्रेड को लेके दिक्कतें रही, पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी रही, दूसरी तरफ से अगर कंजम्पशन में कमी आई, उनका खास तौर पर जोर कंजम्पशन पे और डिमांड पे है कि अगर लोगों ने पैसा खर्च करना कम कर दिया या बंद कर दिया, इसका असर हमको ग्लोबल स्लोडाउन के तौर पर दिखाई दे सकता है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से। साथ ही उन्होंने भारत को लेके ये कहा है कि भारत के पास 5 साल का वक्त है कि जो पूरा इस वक्त का माहौल है उसमें वो किस तरह से चीन से सप्लाई चेन को शिफ्ट कर सकता है भारत में, किस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा सकती है या दुनिया भर की कंपनियों को लाकर भारत में और यहाँ पर आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद चीन के जो चाइना +1 की एक जो बात 2020-21 से चल रही थी, उसको किस तरह से सही तौर पर अमली जामा पहनाया जा सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राई की। ट्राई ने कहा है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली कंपनियों पर 4% एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को अपने सालाना रेवेन्यू पर 4% टैक्स सरकार को देना होगा। साथ ही शहरी इलाकों में हर कस्टमर पर 500 रुपए सालाना अतिरिक्त चार्ज लगेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोई फीस नहीं लेने की बात कही गई है। सर, स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूरा मामला समझाइए, इसका अलॉटमेंट कितनी साल के लिए होगा, क्या इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये भी बताइएगा सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए पिछले 2.5-3 साल से जो सेटकॉम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है या सैटेलाइट के जरिए आपके मोबाइल पर आने वाला इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज हैं, उसको लेके उहापोह की स्थिति चल रही थी। कभी पॉलिसीज़ को लेके चल रही थी, कभी बाकी के उसके जो निटिग्रिटीज़ हैं उसको लेके चीज़ों में एक कन्फ्यूजन बना हुआ था। अब धीरे धीरे एक एक करके उसके तार सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। पहले बात आई कि स्टारलिंक को जो सरकार की तरफ से एक बड़ी मंजूरी मिली कि किस तरह से आप भारत में ऑपरेशंस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए स्टारलिंक को सरकार की तरफ से मंजूरी देने की बात आई। इसके बाद खबर ये आई है कि
सरकार जो है, जो सेटकॉम का जो स्पेक्ट्रम है जी उसको चूंकि नीलाम करने का फैसला सरकार ने नहीं लिया है, सरकार की तरफ से यह तय किया गया है कि स्पेक्ट्रम जो होगा सैटेलाइट वाला जी उसको जी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या उसका आवंटन किया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा। जी अब अगर आप स्पेक्ट्रम को बेचेंगे नहीं तो सरकार को कहीं ना कहीं से कॉस्ट उसकी रिकवर करनी है। ठीक है। उसके लिए सरकार जो स्पेक्ट्रम का यूसेज होगा, जो आपको फ्री में मिल रहा है एक तरह से, उसको यूज करने का आपको एक चार्ज सरकार को देना पड़ेगा। जो नॉर्मल जो स्पेक्ट्रम है, जो जिसके जरिए अभी हम मोबाइल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, डेटा चलाते हैं, उस पर भी एक जो चार्ज लगता है AGR, वो इन कंपनियों को जो सेटकॉम के में काम करेंगे या स्पेक्ट्रम लेंगी उनको वो 4% AGR देना पड़ेगा। ठीक है सर। तो एक तरह से स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की फीस आपको सरकार को देनी पड़ेगी, चाहे स्टारलिंक हो, चाहे फिर जियो हो या एयरटेल, सबको वो देना पड़ेगा। जी। तीसरी इसमें बड़ी चीज है वो ये है कि जो DOT है वो इस तरह के ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर रहा है जिसमें ये तय किया जाएगा कि सर आपको आने वाले वक्त में जो स्पेक्ट्रम की जो आवंटन है उसको किस तरह से स्पेक्ट्रम को बांटा जाना है कंपनियों में। माना ये जा रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर स्पेक्ट्रम को कंपनियों को दिया जाएगा और इसके लिए रूल्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो एक तरह से हम ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसके रूल फ्रेम हो जाएंगे, स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो जाएगा और हो सकता है अगले कुछ महीनों में सर्विसेज शुरू होती हुई सेटकॉम के जरिए इंटरनेट मोबाइल पर आता हुआ दिखाई दे। प्रवीण सर, ट्राई की तरफ से खबरें आ रही हैं कि स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन की जो अवधि है वो 5 साल के लिए तय की जा सकती है। क्या इसमें और भी आगे बढ़ोतरी होगी या नहीं? नहीं, 5 साल के बाद सरकार रिव्यू करेगी। हो सकता है सरकार कॉस्ट को लेकर चेंजेस करे, हो सकता है कि जब फिर से स्पेक्ट्रम रीएलोकेट किया जाए तो उसके लिए कंपनियों को शायद कुछ फीस सरकार को देनी पड़े, क्योंकि अगले 4-5 साल में जो सेटकॉम के जरिए कितने यूजर जुड़ रहे हैं, उसका यूज़ कितना है, फ़ायदा कितना है, इन तमाम चीज़ों को लेके आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे और सरकार उसके बाद इस बात का रिव्यू करेगी कि क्या जो स्पेक्ट्रम है वो इसी दर पर दिया जाए या इसकी कॉस्ट को बढ़ाया जाए। जी प्रवीण सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि 2022 से जो स्टारलिंक है वो भारत में एंट्री के लिए बहुत पूरी तरह से जो है प्रयासरत थी। क्या इस कहानी को हम लोग इंडिया US BTA के साथ भी जोड़ कर देख सकते हैं कि अमेरिकी कंपनी को भारत में एंट्री कराने के लिए जद्दोजहद की जा रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि हाल फिलहाल में भी आपने मनी सेंट्रल में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, आपने भी बताया था कि किस तरह से जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की और उसके बाद जो दूसरी और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे VI हो गई या BSNL है वो भी बातचीत करने के लिए तैयार थी। तो इन सब का मसला जो है, इन सब का जो मेन एम था जो वो क्या था सर? और क्या स्टारलिंक के आने से क्या हमारे लिए जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो सस्ती होंगी या नहीं? नहीं, देखिए, असली मसला पूरा का पूरा सेटकॉम से जुड़ा हुआ ये है कि जब इसकी सर्विसेज भारत में लॉन्च होंगी तो उनके दाम क्या होंगे। आम आदमी के अगर हम लिहाज से सोचें तो उसके सामने कोर मसला इसी बात का है कि ठीक है, चाहे आपको नॉर्मल सर्विसेज मिले, चाहे सैटेलाइट से इंटरनेट मिले, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि उसको जो मोबाइल सर्विसेज मिल रही है या जो डेटा मिल रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, अफोर्डेबल क्योंकि कितना भारत एक अफोर्डेबिलिटी को प्राइस तलाशने वाला मार्केट है। हाँ, जितना दाम सस्ता होगा लोगों की उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। अब स्टारलिंक के जो आसपास के मुल्कों में दाम हैं वो ऐसे हैं कि जो ज़्यादा जान पड़ती हैं, 2,500-3 हज़ार रुपये मंथली के जो रेट हैं, अगर वो भारत में इन्हीं प्राइसेस पे लॉन्च करती है तो कौन सा तबका ऐसा होगा जो इस कीमत पर खरीदेगा। जाहिर तौर पर इसमें ऐसे लोग आएंगे जो अमीर तबके के हैं या उच्च मध्य वर्ग में आने वाले लोग हैं जो कि 2,500-3 हज़ार रुपये प्रति माह इंटरनेट के लिए, मोबाइल सर्विसेज के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज 300-400 रुपये या ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए 600-700 रुपये तक का एक एवरेज रेट अगर हम मानकर चल सकते हैं जो लोग खर्च कर पाते हैं। एक आम आदमी के बजट की बात उसमें दिखाई देती है जी। अब ये कंपनियां क्या, जब सरकार, देखिए उसमें दूसरी चीज ये भी है कि सरकार चूंकि स्पेक्ट्रम का कोई पैसा नहीं ले रही है, ऐसे में इन कंपनियों का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होने की उम्मीद है। दूसरी चीज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आपको
केबल्स और बाकी जो अंडरग्राउंड वो हैं, टावर हैं, ऐसी चीज़ों को आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसका मतलब यह है कि कॉस्ट आपकी यहाँ पर भी एक्सपेंसेस कंपनियों के कम होते हैं। अब क्या जब स्टारलिंक लेके आएगी या एयरटेल या जियो अपनी सर्विसेज उतारेगी, तो क्या जो मौजूदा रिचार्ज प्लान हैं, मान लीजिए मोबाइल के 300 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये के, क्या उस दाम से कम पर वो सर्विसेज दे पाते हैं? क्या दूर दराज के गांव में रहने वाला एक आम आदमी 100-200 रुपये पर मोबाइल चलाने की हैसियत रख पाएगा? क्या उसको वो सर्विस नहीं, ये सवाल इसलिए भी उठता है प्रवीण सर कि इसका जो सोल मोटिव यही तो था कि सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जहां के लोगों ने कभी इंटरनेट नहीं चलाया या मान लीजिए उसको चलाने में असमर्थ हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए सर्विसेज को लाने की बात कही जा रही थी। लेकिन जहां आप कह रहे हैं कि 100-200 की बात, वहां उसमें गुना 10 कर दीजिए, उतना पैसा लगेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इट इज़ एक्सेसिबल टू द इंडियन कस्टमर्स। नहीं, इसमें फिर बात आ जाएगी कि क्या सरकार इस चीज़ में दखल देगी? क्या सरकार कंपनियों से कहेगी कि वो इनकी कीमतें कम रखें? क्या रूरल सरकार अगर पेनिट्रेट करेगी प्रवीण सर, तो भारत नेट क्या होगा? क्या नहीं, बीएसएनएल के जरिए जो भारत नेट को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात है, जाहिर तौर पर है, और उसमें इंटरनेट की कॉस्ट को भी कम करने की बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्या सरकार रूरल एरियाज़ के लिए अलग प्राइसिंग और अर्बन एरिया के लिए अलग प्राइसिंग का एक प्रावधान रख सकती है? मान लीजिए शहरी इलाकों में अगर आप 2, 2,500, 3,000 रख देते हैं, या जहां मोबाइल नेटवर्क है अगर आप वहां महंगा प्राइस रख देते हैं, तो लोगों के पास एक चॉइस होगी कि साहब वो नॉर्मल नेटवर्क जो चल रहा है मोबाइल में आपकी सिम के जरिए, आप उसको ऑप्ट करें या आप सेटकॉम ले लें। ग्रामीण इलाकों में असल में आम जो मोबाइल सर्विसेज हैं उनका पेनिट्रेशन उतना है नहीं। रूरल एरियाज हो गए, आपके कोस्टल हो गए या हिली एरियाज हो गए जहां नेटवर्क नहीं मिलता जी, ऐसे इलाकों पे खास तौर पर सेटकॉम की जरूरत है। ओके। और अब वहां पे क्या सरकार, चूंकि स्पेक्ट्रम का कोई पैसा नहीं ले रही बेचने का, क्या सरकार कंपनियों से कह सकती कि कम से कम इन इलाकों में स्पेक्ट्रम आपका जो रिचार्ज है या आपका जो इसके चलाने की कॉस्ट है उसको इतना रखे कि आम आदमी उसको इस्तेमाल कर पाए? ओके। तो ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार का दखल इसमें क्या प्राइसिंग के मोर्चे पर होगा, क्योंकि पहले से आम आदमी पिछले साल जुलाई से जब से किराए बढ़ाए हैं तब से मोबाइल रिचार्ज की महंगाई से परेशान है। जी, जेफरीज की रिपोर्ट भी है सर। बिल्कुल, खबर ये भी आ रही है कि इसी साल की दूसरी छमाही में एक बार फिर से रिचार्ज महंगे हो सकते हैं। तो बड़ा मसला लोगों के जेब खर्च से जुड़ा हुआ भी है कि लोगों के ऊपर मोबाइल के जो रिचार्ज की महंगाई है वो कितनी भारी पड़ने वाली है। एक प्रश्न मुझे अभी फटाक से याद आ रहा है कि क्या आप जनमानस को इसलिए भी तो नहीं ट्रेन किया जा रहा है कि भाई स्टारलिंक का 2,500 लेना है, इसलिए अभी जो प्लान्स चल रहे हैं उसको ऐसा बढ़ा दिया जाए कि उसके कंपैरिजन में खड़ा कर दिया जाए? सर, ये भी तो एक मसला हो सकता है ना सर? नहीं, देखिए, टेलीकॉम कंपनियों का असली टारगेट होता है उनका ARPU को लेके कंपनियों का जो 200 रुपए के आसपास अभी जियो और इनका है एयरटेल का, उसको 300 रुपए पे ले जाने का एक एम मानकर चलिए आपकी वो है। अब अगर वहां तक पहुंचना है तो इसके लिए बार बार इनको प्राइस हाइक करने पड़ेंगे, किराए मोबाइल के बढ़ाने पड़ेंगे। मसला वही आ जाता है कि आखिर आम लोगों को कंपनियां सिर्फ 3 है और एक कंपनी जब दाम बढ़ाती है तो बाकी की सभी एक लाइन से दाम उसमें बढ़ाती हैं जी। और इसीलिए सरकार ने न सिर्फ, चूंकि एयरटेल और वोडाफोन जियो की डुओपोली न रहे, इसीलिए सरकार ने हाल में वोडाफोन आइडिया के 36,950 करोड़ के AGR ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जी, ताकि एक और कंपनी इस मार्केट में बनी रहे और डुओपोली न रहे। इसी वजह से सरकार ने BSNL को अभी तक जिंदा रखा। BSNL में सरकार लगातार पैसा झोंक रही है, इस बात के बावजूद कि BSNL को लंबे चौड़े घाटे उठाने पड़ रहे हैं जी। तो कोशिश सरकार की तरफ से यही है कि आम लोगों की अफोर्डेबिलिटी पे कोई आंच ना आए। ट्राई ने भी अभी एक ऐसा पैक लाने के लिए कंपनियों को बोला था जिसमें केवल वॉइस हो, डेटा ना हो। तो हो सकता है सरकार आने वाले वक्त में कुछ दखल दे या सेटकॉम की सर्विसेज हो सकता है इतनी सस्ती हो कि आम लोग उसको इस्तेमाल कर पाएं। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइव।